हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय श्री राम सर। सो बच्चों, बोर्ड प्रिपरेशन की सीरीज़ में हम लोग चैप्टर 1 एनसीईआरटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस के हेल्प से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस को करके हम लोग ना सारे न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, डेफिनेशन एंड जो भी लॉज है इस चैप्टर में, वो सब हम इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर करें। क्योंकि बेसिकली हमारे एग्जाम में आना क्या है, बेसिकली हमारे एग्जाम पेपर में तो हमारे पास वो 33 to 35 क्वेश्चन ही तो आने हैं। तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। तो हम क्यों ना क्वेश्चन के थ्रू ही प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस के थ्रू हम चीज़ को समझें। अब मेन फोकस आपको ये रखना है कि आपको क्वेश्चन का आंसर एग्जाम कॉपी में कैसे लिखना है। क्वेश्चन तो इसी तरीके के आएंगे, बट उसमें स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सारे स्टेप, फार्मूला, कैलकुलेशन, ये सब बातें स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को फॉलो करनी है और अच्छे से आंसर लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। ये इससे पहले तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट क्वेश्चन ये ग्राफ बनाने का किया था, और जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो एक बार जब अच्छे समझ लेंगे तो आप इजीली ग्राफ बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए, पहले पढ़ के अगर आपको लगता है मुझे आता है तो आप खुद सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद ही फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर आपको नहीं आता है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है बच्चों, हर क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करिए, सारे स्टेप्स भी फॉलो करिए कि आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो अभी से फॉलो करिए, बिकॉज हैबिट्स वही बननी चाहिए। चलो बच्चों आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम। 2 पॉइंट चार्जेस है बच्चों जिनका सम हमारे पास है 7 माइक्रोकूलम। रिपेल ईच अदर। तो एक चार्ज हमने लिया, हम इसका आंसर लिख रहे हैं। तो इन्होंने हमसे बोला कि आपके पास 2 चार्जेस हैं। लेट से एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज भी कुछ ऐसा ही है। ये कोई दूसरा चार्ज है हमारे पास। तो एक को हम Q1 बोल देते हैं और दूसरे को बच्चों हम Q2 बोल देते हैं, और इनके बीच का सेपरेशन पॉइंट चार्जेस है तो R ले लेते हैं। फिर इन्होंने हमसे क्या कहा बच्चों कि इन दोनों का सम जो है वो, देखो जैसे क्वेश्चन बोले ना वैसे वैसे करते जाओ। सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इज 7 माइक्रोकूलम, मतलब इसका और इसका सम कितना है, 7 माइक्रोकूलम। चलो हम लोग लिख देते हैं कि Q1 प्लस Q2। देखो गिवन इन्फॉर्मेशन और डायग्राम बनाते जाओ ताकि क्वेश्चन क्लियरिटी से आपके सामने आ जाए। तो ये हमें दिया है बच्चों 7 माइक्रोकूलम, ये हमें इसका वैल्यू दिया है इन्होंने। तो इसको हम अगर कूलाम में लिखें तो हम लिख सकते हैं 7 इंटू माइक्रो होता है बच्चों 10⁻⁻6 कूलाम। ये तो हमें इनका सम दे दिया। दे रिपेल ईच अदर विच अ फोर्स 1 न्यूटन। इन दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अब बच्चों रिपेल करते टाइम फोर्स बराबर लगाएंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी। बट अगर ये जो फोर्स है 1 न्यूटन का लग रहा है Q2 पे Q1 की वजह से, तो Q1 पे भी Q2 की वजह से 1 न्यूटन का ही लगेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन के हिसाब से छोटा बड़े पे जितना फोर्स लगाता है, बड़ा भी बच्चों छोटे पे उतना ही लगाता है। आप ऐसा मत समझना कि बड़ा वाला चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा, छोटा वाला कम लगाएगा। फील्ड बड़े वाले का बड़ा होता है और फोर्स तो बराबर लगाते हैं बच्चों। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखते चलेंगे हम लोग, मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। चलो बच्चों, तो हमें दे दिया है यहाँ पे Q1 प्लस Q2 का वैल्यू हमें दे दिया इन्होंने, और फोर्स का वैल्यू दे दिया है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। एक हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। फिर आगे हमसे ये बोल रहे हैं आर कैप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 30 सेंटीमीटर है। तो हम इसको मीटर बना लेते हैं। 30 और बेटा सेंटी का वैल्यू होता है 10⁻⁻2। तो जो C है ना सेंटी, उसकी जगह 10⁻⁻2 लिख देते हैं। तो ये इनका बीच का सेपरेशन आ गया। अब क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। मतलब पूछा क्या हमसे पूछा है कि बताओ Q1 कितना है और बताओ Q2 कितना है। तो देखो बच्चों, जैसे आपको याद होगा 10th क्लास के अंदर आपके पास इक्वेशन होती थी x + 2y = 3। अब मैं आपसे पूछूं x कितना है, y कितना है, तो आप बोलोगे सर 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो आपको दूसरी इक्वेशन अगर दे दे 3x - 2y = 5, तो आप इन दोनों को सॉल्व करके बच्चों आप आंसर निकाल सकते हैं। मतलब 2 अननोन्स है तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अब हमारे साथ क्या है कि अननोन तो 2 है यहाँ पे। कौन से 2 अननोन है यहाँ पे हमारे पास 2 अननोन है। एक पहला अननोन तो हमारे पास Q1 है, और दूसरा जो अननोन चार्ज है वो हमारे पास कौन सा है, Q2। तो यहाँ पे 2 अननोन हमारे पास है और हमें निकालना है इन दोनों का। तो हमें 2 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए इसके अंदर। कितनी इक्वेशन चाहिए बच्चों, 2 इक्वेशन। तो देखो इसमें क्या होगा, हमें जरूर इन्होंने फोर्स दिया तो यहाँ से कुछ हेल्प मिलने वाली है। तो हम जानते हैं
कि जो फोर्स का जो वैल्यू होता है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसका वैल्यू बच्चों होता है के कूलाम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों इसको, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हमें जो जो दिया है इसमें पुट कर देते हैं। तो फोर्स हमें 1 न्यूटन दिया है ऐसा यूनिट्स में, के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। Q1 Q2 का वैल्यू तो हमें निकालना भी पता नहीं है, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना बच्चों, आर है 30 इंटू 10 की पावर -2। तो बच्चों जब भी ये 10 की पावर आ जाती है ना, आप हमेशा ब्रैकेट में लिखना 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाना, इससे बच्चों आप गलती से बचेंगे। तो देखो इसमें हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 इक्वल टू, अच्छा ऐसा यूनिट्स में लिख रहे हैं तो यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सब चीज़ ऐसा यूनिट में डाल रहे हैं। तो 1 इक्वल टू हमारे पास आया 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2, और नीचे बच्चों क्या आएगा, नीचे हमारे पास आएगा 30 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर हो जाता है 900, और बच्चों 30 के साथ में हमें 10 की पावर -2 का भी स्क्वायर करना है। तो पावर का स्क्वायर कैसे करते हैं, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो -2 इंटू 2 -4 हो गया ये। तो अब हमारे पास क्या आया अल्टीमेटली, देखो ये 9 से अगर मैं 900 को कैंसिल कर दूँ इस 9 से, तो 900 को कैंसिल, 100 यहाँ बच गया, 100 मतलब 10 की पावर 2, और ये जो 100 है ना इससे इस 10 की पावर -4 को करें तो 10 की पावर -2 ही रह जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ से Q1 इंटू Q2 का वैल्यू आ जाएगा। Q1 इंटू Q2 का वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगा, ये 10 की पावर -2 उधर चला गया, तो ये हमारे पास हो गया 10 की पावर +11, लेकिन इधर भेजेंगे इसको नीचे, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 इधर मल्टीप्लाई होगा कि, और 10 की पावर 9 डिवाइड में आएगा यहाँ पे, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास 10 की पावर -11 हो जाएगा बच्चों। तो Q1 इंटू Q2 का वैल्यू आ गया। यूनिट की कोई टेंशन नहीं है बच्चों, हमें पता है ये भी कूलाम में, ये भी कूलाम में, तो यूनिट यहाँ कूलाम स्क्वायर ही होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर आप सारी चीज़ें ऐसा यूनिट्स में पुट करते हो ना, तो यूनिट्स अपने आप एडजस्ट होती रहती है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी होती। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास देखो क्या है कि हमारे को Q1 प्लस Q2 पता है, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया इन्होंने, और हमने एक चीज़ दी हुई इन्फॉर्मेशन से निकाल ली Q1 इंटू Q2। तो अगर हमें क्या होता है Q1 प्लस Q2, अब एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, मतलब यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन फिजिक्स में कहीं भी आएगा तो ये एक्स्ट्रा चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको 2 वेरिएबल्स का सम पता है और मल्टीप्लाई पता है ना, तो उनका डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकाल सकते हो, अगर हम बच्चों ऐसा करें Q1 प्लस Q2, इन दोनों का अपन Q1 प्लस Q2 जो है उसका होल स्क्वायर करें, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, ये हमें बचपन से सिखाई जाती है। क्या आइडेंटिटी सिखाई जाती है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर मतलब Q1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब Q2 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ट्वाइस Q1 Q2। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो राइट साइड है Q1 प्लस Q2, इसको तो रहने देते हैं Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड तो ऐसे रहने देते हैं। अब राइट साइड में हम क्या कर रहे हैं, 2Q1 Q2 ऐड करेंगे और 2Q1 Q2 ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो बच्चों उससे हमारे पास में एक रिलेशन बनेगा। तो देखो हमने क्या लिखा, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, मैं थोड़ा इसको इधर ले लेता हूँ ताकि हमें काम करने के लिए स्पेस मिल जाए अच्छे से। अच्छा देखो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस Q1 Q2। अब मैंने आपसे क्या कहा, ये टर्म हम ऐड कर रहे हैं इसमें और यही सबरेट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ट्वाइस Q1 Q2 ऐड कर दिया, और ऐड के साथ मैं सबरेट भी कर रहा हूँ। तो मैं ट्वाइस Q1 Q2 ऐड कर रहा हूँ, साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, सबरेट भी कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा मेरे को, ऐड के साथ बच्चों मैं सबरेक्ट भी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया साथ में 2Q1 Q2। अब देखो इससे क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ बच्चों हमारे पास में कि Q1 स्क्वायर, फ़ायदा देखो क्या हो रहा है अपने को, फ़ायदा ये हो रहा है कि Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2, इसको हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस, देखो 2Q1 Q2 ये है और 2 ये है बच्चों, तो ये हो गया 4Q1 Q2। तो अब आपको क्या चीज़ याद रखनी है, देखो ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इधर लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये आपने पढ़ाई हुआ है, Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर, फिर उसमें से सेपरेट करेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर।
मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर में से a माइनस बी होल स्क्वायर को सबट्रैक्ट करना है बच्चों। तो आपके पास आएगा 4q1 q2। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान भी रख सकते हैं। x प्लस वाई होल स्क्वायर में से अगर आप x माइनस वाई होल स्क्वायर सबट्रैक्ट करते हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस उसमें से माइनस करते हैं बच्चों, क्या माइनस करते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आपको 4xy मिलेगा, क्योंकि जो स्क्वायर वाले टर्म है वो तो कट जाएंगे और 2ab वाले टर्म दोनों के ऐड हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, कभी काफ़ी फिजिक्स में काफ़ी प्लेसेस पे ये आपको काम आ जाता है। तो बस यही काम हमें चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे को क्या है, हमें तो q1 माइनस q2 चाहिए ना। तो हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करी, क्या यूज़ करी, हमने ये आइडेंटिटी यूज़ करी। तो ये हमारा देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये एक्स्ट्रा जो भी मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें समझानी है ना आपको, फिर बाद में आपको उनको याद रखना, वो मैं इधर साइड में समझा रहा हूँ और मेन कंटेंट अपना इधर चल रहा है। तो चलो आइडेंटिटी हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हमें अप्लाई कर रहे हैं q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर में से तो हमारे पास आता है 4q1 q2। तो हम अब इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो q1 प्लस q2 हमें दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, 7 माइक्रोकूलाम। तो 7 माइक्रोकूलाम मतलब ये हो गया 7 माइक्रोकूलाम, हम तो इसको इसी में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास में ये दे रखा है 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6, कूलाम में ही पुट कर रहे हैं हम, 7 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर। दूसरा q1 माइनस q2 मुझे नहीं पता, तो q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर मैंने रहने दिया, इक्वल टू 4 q1 q2, q1 q2 है 10 की पावर माइनस 11, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 11 बच्चों ये लिख दिया। अब देखो इससे क्या होगा, अभी हमारे पास में ये चीज़ आ जाएगी बच्चों, q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर आएगा यहाँ से, कैसे आएगा, तो मैंने इसको इधर ले गया, q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर तो मैं इधर ले गया, और इधर ये 7 का स्क्वायर किया मैंने, तो 7 का स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 10 की पावर माइनस 6 का हो गया 10 की पावर माइनस 12, और वो ये वाला टर्म में लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर रहा हूँ, इधर ला रहा हूँ, तो ये हो गया -4 इंटू 10 की पावर -11। अब देखो सबरेट करने में मेरे को दिक्कत थोड़ी सी ये हो रही है कि यहाँ पावर -12 है और यहाँ -11, तो मैं चाहता हूँ दोनों जगह या तो -12 हो या दोनों जगह -11 हो, ताकि कॉमन लेने में अपने को दिक्कत ना हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 10, इस वाले को 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिया, तो जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो 4.9 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी। तो ये हो गया बच्चों। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया, देखो यहाँ से मेरे पास निकल के आ गया q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर, कितना निकल के आ गया, तो यहाँ से 10 की पावर -11 तो हमने ले लिया कॉमन, और यहाँ हो गया 4.9 माइनस 4। तो ये मेरे पास में q1 माइनस q2 का फाइनली q1 माइनस q2 होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया बच्चों 0.9 इंटू 10 की पावर -11, जिसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर -12। तो अब मेरे पास q1 माइनस q2 कितना आ जाएगा, तो मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -12। अब बच्चों स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस में आएगा। तो देखो अब प्लस माइनस में आएगा तो इतना तो कन्फर्म है कि अगर चार्जेस में रिपल्सन हो रहा है तो q1 और q2 सेम साइन के होंगे, मतलब जो भी मैग्नीट्यूड हम पता लगा सकते हैं। इसमें हमारे साथ ये समस्या है कि उनका जो साइन है कि दोनों प्लस है या दोनों माइनस, वो पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है तो रिपल्सन तो 2 प्लस में भी होता है और 2 माइनस में भी होता है, तो वो चीज़ पता लगाना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन हम लोग ये तो पता लगा ही सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्लस माइनस नहीं भी लेते हैं, ओनली प्लस भी ले लेते हैं, तो भी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि या तो दोनों माइनस में होंगे या दोनों प्लस में होंगे। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें कि दोनों का सम अगर 7 है, दोनों का सम 7 है, तो डेफिनेटली ये दोनों जो चार्जेज है ये प्लस में ही है, क्योंकि अगर दोनों माइनस में होते तो फिर ये प्लस में नहीं आता 7, और दोनों ही प्लस में होते तभी ये 7 आ सकता है। और एक प्लस और एक माइनस होना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि फोर्स तो रिपल्सन का है, तो अगर एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो फिर रिपल्सन थोड़े होता, फिर तो अट्रैक्शन होता। तो इसलिए समझने की बात है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली q1 q2 दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, सॉरी दोनों ही पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि सम नेगेटिव नहीं है। तो सपोज़ करो कि अभी एक बार अपन कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों, फिर देखेंगे इसको। तो q1 माइनस q2 यहाँ से आपके पास कितना वैल्यू आया, तो 3 इंटू 10 की पावर, देखो 9 का भी रूट लेना है और इसका भी लेना है, तो ये मैं सिखा देता हूँ, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं।
तो 9, ये आपने 9 को लिखा। देखो मैं तो हर बच्चे को सोच के पढ़ा रहा हूँ, मतलब कोई बच्चा ऐसा है जिसको हो सकता है कि उसको पावर सोल्व करने में भी दिक्कत आती हो, तो क्या दिक्कत है, कोई कोई सीख के नहीं आता, सब सीखते हैं यहाँ पे। तो -6 का -12 को ऐसे लिखते हैं -6 का पावर 2, मतलब अगर माइनस इन दोनों पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें तो -12 आ रहा है, तो पावर पे पावर लगा के लिखते हैं और फिर इसका रूट लेते हैं। अब इसका जब रूट लेंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा रूट से, तो ये और 9 का रूट 3 आ गया, तो 3 × 10⁻⁻6 कूलाम ये Q1 - Q2 हमारे पास आ गया। तो बच्चों अब टेंशन नहीं है, काम हो गया हमारे पास। देखो क्या कैसे हमारे को मिल चुका है Q1 + Q2, ये क्वेश्चन का ही पार्ट इधर चल रहा है। हमारे को क्वेश्चन में बोला था Q1 + Q2 का वैल्यू, Q1 + Q2 का वैल्यू कितना दिया था, 7 माइक्रोकूलाम, 7 माइक्रोकूलाम। और यहाँ पे आ गया, इसको माइक्रो लिखेंगे 10⁻⁻6 को, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइक्रोकूलाम, 3 माइक्रोकूलाम। तो Q1 - Q2 का वैल्यू हमारे पास आ गया 3 माइक्रोकूलाम। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 Q1 = 10 माइक्रोकूलाम। और बच्चों 10 माइक्रोकूलाम अगर 2 Q1 आ गया तो Q1 मेरे पास आ गया 10/2 मतलब 5 माइक्रोकूलाम। और दोनों का सम 7 है, तो अगर एक 5 है तो दूसरा 2 होगा, तो Q2 मेरे पास आ गया 2 माइक्रोकूलाम। अब इनमें से कौन सा 5 है कौन सा 7 है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो हम कह रहे थे कि अगर ये रिपेल कर रहे हैं तो या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, लेकिन अगर दोनों माइनस होते तो इनका सम -7 माइक्रोकूलाम होता, और दोनों प्लस होंगे तो +7 माइक्रोकूलाम होगा। तो क्वेश्चन में +7 दिया, इसका मतलब ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अच्छा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने पे भी आपका जो है वो टोटल 7 आ सकता है, लेकिन फिर फोर्स रिपल्सन का नहीं होगा, फिर अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो हमेशा याद रखो कि जब भी आपको सबसे पहले दो वेरिएबल्स का सम आपको उसने दे दिया और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी जिससे मल्टीप्लाई आप निकाल पा रहे हो, तो आपको x + y दे दिया और x × y दे दिया, तो फिर x - y आप निकाल सकते हो इस सिंपल आइडेंटिटी से। ये सिंपल आइडेंटिटी आपको यहाँ पे लगानी है, बस ये x y की जगह फिजिक्स की क्वांटिटीज आ जाएगी और इससे आप x - y निकाल सकते हो। अब आपके पास x + y और x - y दोनों इक्वेशन आ गई, तो वहाँ से x y तो निकल ही जाएंगे, Q1 Q2 तो निकल ही जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो रिपीट होती है, जब रिपीट होती है तो पैटर्न वापस से वही सेम चीज़ हमें करनी पड़ती है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे, टू इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब क्या है बच्चों, इंसुलेटेड का मतलब है कि उसके पास जो चार्ज है उसके सराउंडिंग में किसी को नहीं मिलना चाहिए, मतलब उसके ऊपर जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उससे चार्ज कहीं पे फ्लो होकर नहीं जाना चाहिए। तो जैसे क्या होता है कि एक कॉपर का स्फीयर बोला इन्होंने, तो टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स A एंड B। तो मैं एक कॉपर स्फीयर बनाता हूँ, देखो ये, और एक दूसरा कॉपर स्फीयर और बनाता हूँ। अब इंसुलेटेड का मतलब ये है बच्चों, देखो चारों तरफ क्या होती है, इनके चारों तरफ इनके एयर होती है, और एयर बच्चों नॉर्मली इंसुलेटर ही रहती है, वो तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो फिर एयर को आयनाइज करके उसको कंडक्टर बना देता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में एयर इंसुलेटरी होती है, तो एयर तो इससे चार्ज लेने वाली है नहीं। हाँ अगर एयर ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिड एयर मतलब जो है वो नमी वाले दिन है, बरसात वाले, तब जरूर चार्ज यहाँ से वो कंडक्टिंग एयर थोड़ी होती है तो वो चुरा लेती है चार्ज को, ठीक है, तो वो चुरा लेती है। लेकिन हम तो ड्राई एयर की बात कर रहे हैं, तो ड्राई एयर तो लेती नहीं है, इसलिए इसके चारों तरफ कोई कैसा मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम है, एयर इंसुलेटर है, इसलिए हमने कहा कि ये इंसुलेटेड स्फीयर है। इंसुलेटेड का मतलब ये है कि इसके चारों तरफ का जो मीडियम है ये मेटल का है, ये कॉपर स्फीयर है, ये भी कॉपर स्फीयर है, ये भी कॉपर स्फीयर है, ये खुद तो मेटल का है बट इसके चारों तरफ जिस मीडियम में ये रखा है बेटा वो इंसुलेटर है। अच्छा इसको स्टैंड, अगर मान लो आप कहोगे सर ये हवा में से कैसे रुकेगा, तो बेटा इंसुलेटर इसको रोकने के लिए जो स्टैंड लगाएंगे ना, वो स्टैंड भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल की लगाएंगे ताकि इस पे से चार्ज फ्लो करके अर्थ में नहीं जाए। तो कैसे भी करके हमने इसको सब तरफ से इंसुलेटेड करके रखा हुआ है, मतलब इसका चार्ज फ्लो होकर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो अच्छा टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A एंड B, नाम रख देते हैं, इसका नाम है A, इसका नाम है B। हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे दिया आपको, तो R का वैल्यू आपको दे दिया 50 सेंटीमीटर। ओके जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए बच्चों इन्फॉर्मेशन नोट करते जाओ, आपके सामने पिक्चर आनी चाहिए, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम। तो चलो इस पे भी चार्ज Q है और कितना है 6.5
इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और इस पे भी चार्ज क्यू है, ठीक है, इस पे भी क्यू चार्ज है, दैट इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अब देखो बच्चों, इन्होंने आगे जो बात बोली ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू सेपरेशन। देखो इस लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चे, आप मुझे पता है आप फॉर्मूला लगाओगे सीधा, और फॉर्मूला लगा के फट से आंसर निकाल दोगे, कि आपको तो ये मतलब ही नहीं रहेगा कि ये लाइन इन्होंने क्यों लिखी है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी क्या होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, जैसे इसकी रेडियाई मान लो r1 है और इसकी रेडियाई मान लो r2 है, तो ये r1 r2 रेडियाई है, रेडियस है इनकी स्फीयर्स की। अब इनके बीच का सेपरेशन r है, तो ये r जो है ना ये बहुत बड़ा है r1 से, ये r बहुत बड़ा है r2 से। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली फैलेगा, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली इसके ऊपर फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर है ना, तो एक दूसरे के चार्ज को इतनी ज़्यादा फोर्स लगा के उस चार्ज को के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, जो जिस तरीके से वो स्फीयर पे फैला उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला चार्ज उस वाले चार्ज को इतना बड़ा फोर्स लगा करके डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा उसकी लोकेशन को, तो चार्ज यूनिफॉर्मली सरफेस पे रहेगा। और जब चार्ज स्फीयर की सरफेस पे यूनिफॉर्मली रहेगा तो सारे के सारे चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। तो इसीलिए हम दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेंटर टू सेंटर ले लेते हैं बड़े इजीली। मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसा होने से क्या होता है, चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान सकते हैं। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मानने से क्या फ़ायदा होता है कि आप सेंटर पे सारे चार्ज को मान सकते हैं, मतलब उसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। और पॉइंट चार्ज मानने का मतलब है आप कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती है, इन्हें बोलते हैं डीप कंसेप्ट्स। तो बच्चों ये इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये कि रेडियाई जो है इनके बीच का सेपरेशन, वो इनका रेडियाई इनके सेपरेशन से क्या है, बहुत कम है। मतलब इनको आप पॉइंट चार्ज मान सकते हो बच्चों, और कूलॉम्स लॉ लगा सकते हो। चलो ठीक है, कूलॉम्स लॉ लगा देते हैं। तो पहले फोर्स हमसे पूछा है, तो सेम साइन का चार्ज रिपल्सिव होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम इनके बीच में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F इक्वल टू हो गया कूलाम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अभी तो मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, तो K का वैल्यू ऐसा यूनिट्स में 9 × 10⁻9। Q1 का वैल्यू कितना है बच्चों, सेम है 6.5 × 10⁻7। Q2 का वैल्यू भी है 6.5 × 10⁻7 और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R कितना, 50 सेंटीमीटर। तो देखो R जो है वो उसको लिखेंगे 50 × 10⁻2 मीटर। अब इसका स्क्वायर करना है, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 50 × 50, और 10⁻2 का भी स्क्वायर करेंगे, R स्क्वायर है ना, तो 10⁻2 का भी करेंगे तो वो आ जाएगा 10⁻4। तो अब हमारे पास फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, तो हमारे पास फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास पहले नंबर्स कौन कौन से हैं, एक 9 है, ऊपर 6.5 है, दूसरा 6.5 है, और नीचे क्या है बच्चों 5 × 5 25, 100 हो गया ये, इंटू 10 की पावर नीचे -4 है, और ऊपर कितनी पावर बन रही है 10 की पावर से -7 हो गई बच्चों -14, और -14 में +9 कर दो तो -5 रह जाएगा ऊपर पावर। इसको 10 की पावर -4 से अगर -5 को कैंसिल कर दे तो 10 की पावर -1 रह जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास देखो ये कितना वैल्यू आने वाला है। या हम एक काम करते हैं, ये पावर को कैंसिल नहीं करते एक बार के लिए, एक यहीं से हम कैंसिल करते हैं, 10 की पावर -5 रह गया ना बच्चों हमारे पास। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको ये जो 2500 है इनके इस 2 जीरो है ना, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो 10 की पावर -2 ही रह गया। अब हम 9 × 6.5 × 6.5 करते हैं, तो 9 × अच्छा एक और काम कर लेते हैं कि 5 से कैंसिलेशन जा रहा है, तो 5 से भी फिर भी हमारे पास एक बड़ा नंबर ही आएगा। तो 9 × चलो कैलकुलेटर का थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो कैलकुलेटर महाराज कहाँ है, आ जाइए जल्दी से, आपकी ज़रूरत पड़ गई। तो बच्चों आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, अब मिलेगा भी नहीं, करोगे कैसे, लेकिन
यहाँ पे मैं सिर्फ कैलकुलेशन का काम है इसलिए मैं कर रहा हूँ। 9 इंटू हमने किया ऊपर बच्चों 6.5 इंटू 6.5, तो बच्चों ऊपर हमारे पास आ गया 380.25। बच्चों आप ऑलमोस्ट 380 ले सकते हो, कहीं जगह फिजिक्स में आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। आप आइडिया से ऐसा कर सकते हो कि ये 9 है ना, इस एक को 6.5 को 7 ले लो और दूसरा 6.5 है उसको 6 ले लो, मतलब एक को 0.5 बढ़ा दो, एक को 0.5 घटा दो, और फिर तो उससे क्या होगा कि 3 नंबर राउंडिंग बन गए, 9 इंटू 7 इंटू 6। तो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर वहीं पहुंचेगा और हल्का पॉइंटों में ऊपर नीचे आंसर होगा तो उस पर कोई मार्क्स नहीं कटते हैं आपका, अगर मेथड बिल्कुल करेक्ट है तो बच्चों ये हमारे पास हो गया। नीचे हमारे पास क्या ऊपर क्या है 10⁻⁻5 है और -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा और नीचे रह गया 25। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसके अंदर डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड कर दिया हमने 25 से, तो हमारे पास आ गया 15.21 और ऊपर में कितना आ गया 10⁻³ आ गया। तो इसको अगर 10 से डिवाइड कर दूँ तो ये 1.521 और ये 10⁻⁻4 बन जाएगा। तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कहीं लगाना पड़े तो लगा सकते हैं बच्चों। तो हमारे पास में क्या हुआ, हमने इस तरह से इन दोनों स्फीयर्स के बीच में ये जो फोर्स है इसका वैल्यू बच्चों हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा ये है कि ये जो रेडियस सेंटीमीटर में दे देता है ना, तो मीटर में लिख के उसको प्रॉपरली स्क्वायर कर ले। चलो अब इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट, ये तो हो गया हमारा। देखो एग्जाम में मैं बता देता हूँ आपको कि फॉर्मूले के भी मार्क्स हैं, कैलकुलेशन के भी मार्क्स है, फाइनल आंसर विथ प्रॉपर यूनिट के मार्क्स हैं। मैं हमेशा आपको ये बात सिखाता जा रहा हूँ, हैबिट बना लो इसको अपनी। चलो आगे क्या बोल रहा है सेकंड बी पार्ट में, तो ये ए पार्ट का काम कंप्लीट हुआ। अब बी पार्ट पे चलते हैं बच्चों। बी पार्ट में ये कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्पेयर इज चार्ज इज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। ओके, तो चार्ज डबल कर दिया और डिस्टेंस आधी कर दी। तो चलो बी पार्ट को सोल्व करते हैं। तो दोनों स्पेयर पे क्या किया, ये जो स्पेयर पहला स्पेयर था और दूसरा स्पेयर था, ठीक है। चार्ज बच्चों अब कर दिया 2q, पहले कितना था q था, तो q1 भी q था, तो बेसिकली ये जो चार्ज था q1 q2 इक्वली थे। तो हमारे पास ये आ रहा था k q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो बेसिकली पहले हमारे पास जो फोर्स था वो ये था, इनिशियली जो फोर्स था बच्चों वो लिख लेते हैं k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, पहले ये फोर्स था। अब चार्ज इन्होंने कितना कर दिया 2q कर दिया दोनों पे। और क्या बोल रहे हैं ये, एंड द डिस्टेंस इज हाफ। अच्छा जी, डिस्टेंस आधी कर दी, तो r से कितनी कर दी r/2। तो अब फोर्स इन्होंने पूछा कितना हो जाएगा, तो लेट से f डैश हो जाएगा। तो f डैश हो जाएगा k, वो तो कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा। q1 हो गया 2q, q2 भी कितना हो गया 2q, और बीच का डिस्टेंस कितना हो गया r/2। उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है डिस्टेंस का, तो r का स्क्वायर और अपॉन 2 है उसका भी तो स्क्वायर करेंगे, तो 4। अब ये 4 तो पलटी मार के ऊपर जाएगा सीधा, तो 4 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो गया k क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पहले वाला फोर्स, जो इनिशियल फर्स्ट केस में जो फोर्स था। तो यहाँ से एफ डैश का वैल्यू हमारे पास आ गया 16 टाइम्स एफ। तो इसका मतलब ये फोर्स जो है 16 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब है कि कितना हो गया, सिंपली तो पहले था 16 इंटू पहले कितना था 1.52 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन था। तो 1.52 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1.52 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1.52 जो है 1.52 इंटू 16 24.3 आ रहा है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू, जो है हमारे पास हो गया, हमारे पास जो वैल्यू है पहले कितना था हमारे पास फोर्स। अच्छा एक मिस्टेक कर दी थी बच्चों, सॉरी। हमने जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड किया था, तो 10 से जब इसको डिवाइड किया तो ये 1.5 बन गया। यहाँ पावर हमारे पास आई थी -3, हाँ डिवाइड किया 10 से तो ये 1.5 बन गया, और मल्टीप्लाई करें तो एक पावर कम होगी ना, ज़्यादा थोड़ी होगी, वो मिस्टेक कर दी थी बच्चों। तो ये पावर -2 हो जाएगी। तो अब हमारे पास फोर्स आ गया बच्चों बेसिकली 24.3 इंटू, यहाँ पे जो मिस्टेक है उसको हम सुधार लेते हैं, -2 10⁻²। तो आप 0.24 अप्रॉक्सीमेटली 0.24 न्यूटन लिख सकते हैं इसको। दिस इज़ द आंसर।
तो ये हमारा आंसर हो गया है सेकंड पार्ट का, क्योंकि इसमें बेसिकली हमने देखा कि फोर्स जो है चार्ज चेंज करने पे भी चेंज होता है और डिस्टेंस चेंज करने पे भी चेंज होता है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि प्लास्टिक शीट डाल दी थी तो फोर्स 1/k टाइम्स हो गया था, तो मतलब मीडियम से भी वो अफेक्टेड होता है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बीच में मेरे को एक पेज की ज़रूरत पड़ रही है, ऐड कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चल भाई तू तो आगे चल नेक्स्ट पेज पे, तो इसे बाद में बात करेंगे, अभी इस क्वेश्चन से बात करते हैं। अच्छा क्या कह रहा है, ओके। तो ऊपर वाला जो था, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर हैव देयर सेंटर्स, ये हमारे को इन्होंने बोल दिया था इसके अंदर। अब आगे हमसे ये कह रहा है, सपोज स्फीयर ए एंड बी इन द अबव क्वेश्चन हैव आइडेंटिकल साइजेस। तो ये हमसे कह रहे हैं कि भाई जो ऊपर जो क्वेश्चन में तुमने जो स्फीयर लिए थे ना, वो स्फीयर जो है वो आइडेंटिकल साइज के हैं, मतलब उनका रेडियस बराबर है, आइडेंटिकल साइज के स्फीयर्स हैं, इनका ये कहना है। तो इन्होंने हमसे ये बोला कि इस पे भी आपने क्यू चार्ज दिया, इस पे भी क्यू चार्ज दिया, ये सेम साइज़ के हैं, मतलब जितना रेडियस इसका है उतना रेडियस इसका है। तो आइडेंटिकल जो है यहाँ पे, अच्छा मेटल पे चार्ज बच्चों हमेशा सरफेस पे आता है, तो मैं एक फर्स्ट सिचुएशन यहाँ पे बना रहा हूँ। ये फर्स्ट सिचुएशन में ये आइडेंटिकल स्फीयर्स है जिनके ऊपर क्यू क्यू चार्ज है और रेडियस इन दोनों का सेम है। तो रेडियस को एक बार के लिए बच्चों में कैपिटल आर ले रहा हूँ, क्योंकि बीच का सेपरेशन हमने क्या लिया है, स्मॉल आर। तो ये बीच का सेपरेशन मैंने स्मॉल आर ले लिया, इसलिए मैं रेडियस को कैपिटल आर ले रहा हूँ। तो आइडेंटिकल साइज़ के हैं ये। आइडेंटिकल साइज़ का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है कि स्फीयर सॉलिड हो चाहे होलो हो, रेडियस यहाँ पे सेम होना चाहिए। बिकॉज सॉलिड स्फीयर हो बच्चों या होलो स्फीयर हो, चार्ज तो सरफेस पे आएगा ना। तो अभी क्या है कि जैसे इन दोनों पे ये चार्ज है, प्लस 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 क्यू इस पे है और इस पे भी क्यू है, ठीक है। अब ये हमसे कह रहे हैं बच्चों, आगे क्या कह रहे हैं, अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज, ठीक है, सेम साइज का थर्ड स्फीयर है। तो ये थर्ड स्फीयर है सेम साइज का। तो बच्चों ये जो स्फीयर है ये हमारा ए है और ये बी है, तो इसका नाम हम सी रख देते हैं। तो सी ये थर्ड स्फीयर है, ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ फर्स्ट, पहले इसको फर्स्ट के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ सेकंड। अच्छा जी, तो ये तो हुई देखो पहली सिचुएशन हो गई। अब दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं। तो सेकंड, अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं कि पहले हम ये जो थर्ड स्फीयर है, ये जो थर्ड स्फीयर है इसको हम क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट स्फीयर के कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं। ये जो थर्ड स्फीयर है इसको हम फर्स्ट के कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं। अब देखो बच्चों, आपको कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि अगर आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, हालांकि ये जो यहाँ पे जो चीज़ हम कर रहे हैं वो बेसिकली उसके पीछे दो लॉज हैं जिनकी हेल्प से ये चीज़ की जाती है। एक तो है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा होता है कि दो चार्ज के बीच में, मतलब दो मेटल्स के बीच में चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो बेसिकली वो लॉजिक होता है। बट आइडेंटिकल स्फीयर के केस में हमें इसकी टेंशन नहीं है, वो हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस में देखेंगे। तो आइडेंटिकल स्फीयर्स में होता क्या है कि टच करते हैं ना तो दोनों पे बराबर चार्ज हो जाता है। तो पहले मान लो ए और बी पे चार्ज, ए और बी पे, ए पे भी क्यू बी पे भी क्यू। अब ए पे तो क्यू है लेकिन सी पे कुछ भी नहीं है। तो अब लेकिन टच करने के बाद ए और सी पे बराबर आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि ए के पास जो चार्ज होगा उसको हम बोल देते हैं क्यू डैश, और चलो ए के पास जो चार्ज होगा अब वही सी के पास होगा और उसका नाम मैं रख रहा हूँ क्यू डैश। और वो क्या होता है बच्चों, वो होता है दोनों का चार्ज ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से और पोटेंशियल इक्वलिटी से आता है। लेकिन आपको आइडेंटिकल के केस में बच्चों लर्न रखना है कि जब भी हम दो आइडेंटिकल मेटल्स को टच करेंगे तो चार्ज जो होगा वो उन दोनों पे टोटल का हाफ हाफ हो जाएगा। मतलब दोनों का चार्ज पहले ऐड कर लो और देन उसको हाफ कर दो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए पे है क्यू
और सी पे तो कुछ भी नहीं था, 0 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा Q/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये टच किए आपने, इस पे चार्ज कितना हो गया, Q/2 हो गया। मतलब इसका जो चार्ज है Q/2 होने का मतलब ये कह सकते हैं कि इस पे जो चार्ज है वो अब दोनों पे हाफ हाफ हो गया, तो दोनों पे Q/2 हो गया। सी पे भी कितना हो गया, Q/2, और ए पे भी Q/2 हो गया। अब फिर तीसरी कंडीशन पे चलते हैं बच्चों, कंडीशन नंबर 3। तो तीसरी सिचुएशन में ये कह रहे हैं कि अब आप सी को ना बी से टच कराएंगे। ए से तो आपने टच करा लिया, लेकिन अब आप देन इससे रिमूव करके अब आप इसको किससे टच कराएंगे, बी से। फिर यहाँ पे वही कंडीशन लगने वाली है कि थर्ड कंडीशन केस में क्या होगा कि अब बी और सी जो है वो दोनों टच करा रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल है, तो जितना चार्ज बी पे आएगा फाइनली उतना ही सी पे आएगा, है ना। और वो कितना आएगा, अभी जो बी पे जो चार्ज है और सी पे जो चार्ज है उसको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो वो आएगा बेसिकली बी का चार्ज प्लस सी का जो चार्ज है उनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो। तो बी पे तो है Q और सी पे है Q/2, दोनों को पहले ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। तो ये बच्चों ऊपर तो हो गया 3Q/2 और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये हो गया 3Q/2 2 = 4, तो ये बेसिकली 3Q/4 हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी पे जो चार्ज है अब फाइनली कितना हो गया, 3Q/4, और इस पे भी कितना हो गया, सी पे भी कितना हो गया अब 3Q/4। तो देखते जाइए चार्ज कैसे बदलता जा रहा है बच्चों। 3Q/4 दोनों पे हो गया। एंड फिर इन्होंने बोला है कि जब इन दोनों से भी टच कराने के बाद अब हमने इनको रिमूव कर दिया फाइनली, तो फाइनली रिमूवल कर देते हैं अब। तो फाइनली रिमूवल मतलब तीनों को अब अलग अलग कर देते हैं। तो अब ये सिचुएशन हो गई, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये लास्ट में चार्जेज इस तरीके से हो गए। देखो शुरू में ए पे कितना था, शुरू में बच्चों ए पे Q था, अब कितना रह गया Q/2, और बी पे भी Q था, वो कितना हो गया 3Q/4, और सी पे कुछ नहीं था लेकिन उस पर भी हो गया 3Q/4 हो गया। अब हमसे ये क्या कह रहे हैं बच्चों, तो ये हमसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो चलो पहले ए एंड बी के बीच में जो फोर्स था वो मान लेते हैं F था, और वो कितना था Q/Q² बीच का सेपरेशन R²। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेपरेशन को चेंज करने के बारे में बच्चों इन्होंने कुछ नहीं बोला है, तो सेपरेशन अभी भी R ही रखेंगे हम लोग। तो सेपरेशन अभी भी इनके बीच का कितना रखेंगे, R ही रखेंगे। तो अब जो फोर्स आएगा F' इसको लिख रहे हैं हम लोग, वो आएगा K × ए पे चार्ज Q/2, बी पे हो गया बच्चों 3Q/4, और बीच का सेपरेशन कितना है स्टूडेंट्स, R²। तो बच्चों ये हो गया 3 बाहर आ गया, 4 2 = 8 हो गया, KQ² तो F' का वैल्यू आ गया 3/8F। तो फोर्स 3/8 टाइम्स हो जाएगा बच्चों, जितना पहले फोर्स था उसका 3/8 टाइम्स अब फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। तो पहले का फोर्स भी हमने निकाला, अगर वैल्यू निकालने की बात है तो हम लिख सकते हैं 3/8 टाइम्स, पहले कितना था फोर्स, ये F का वैल्यू क्या था बच्चों 1.52 × 10⁻²। तो इसको 1.52 लिख दिया F का वैल्यू × 10⁻²। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन यहाँ पे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों अप्रोक्सीमेटली ये 5.6 × 10⁻³ न्यूटन आएगा, या 5.6 मिली न्यूटन भी बोल सकते हो। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। मतलब ये होता है बच्चों कि अभी तक तो जो कूलॉम्स लॉ में बात कर रहे थे तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स की बात कर रहे थे कि एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पे लगा रहा है। लेकिन जब तीसरा आ जाएगा यहाँ Q3 तो क्या होगा, अब Q1 जो है वो Q3 पे लगाएगा तो Q3 भी Q1 पे लगाएगा, Q3 Q2 पे लगाएगा तो Q2 भी Q3 पे लगाएगा। तो अब इस चार्ज पे ये दोनों फोर्स लगाएंगे, इस पे भी ये दोनों लगाएंगे और इस पे भी ये दोनों लगाएंगे। तो फिर जब दो फोर्स लगेंगे किसी के ऊपर तो फिर टोटल कैसे निकालेंगे,
तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टोटल निकालना है तो उन दोनों फोर्स का वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम के लिए क्या करेंगे, तो कहने का मतलब ये जो चीज़, ये जो क्वेश्चन आपका बेस्ड है, ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो ये आपका बेस्ड है बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि नेट फोर्स जो होता है किसी पे भी, वो उस पे जो फोर्सेस मान लो 2 लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, उनका वेक्टर सम होता है। अब वेक्टर सम कैसे करना है, तो वेक्टर सम के लिए एक तो तरीका है पैरेललोग्राम मेथड, लेकिन ये आपको जब 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हो तो बढ़िया रहता है। और दूसरा है एक्स वाई कंपोनेंट मेथड। ये आपका तब रहता है जब आपको 2 से ज़्यादा फोर्सेस को ऐड करना हो या सबरेट करना हो, तो फिर ये एक्स वाई कंपोनेंट करके करना ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट चार्जेस क्यू ए 2 माइक्रोकुलम, क्यू बी -5, क्यू सी अगेन 2, क्यू डी -5 आर लोकेटेड द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। तो चलिए इसका आंसर देते हैं बच्चों। तो इसको बच्चे कई बार बहुत टिपिकल तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों, लेकिन ऐसा है नहीं, क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। अभी आप खुद ही देखेंगे कि कैसे आसान है। तो सबसे पहले हमने बना दिया एक स्क्वायर। अब इसके 4 साइड्स बना देते हैं, ए बी सी एंड डी। अब चारों पे चार्ज रख देते हैं। तो ए पे है 2 माइक्रोकुलम, और बी पे कितना है -5 माइक्रोकुलम, और सी पे कितना है 2 माइक्रोकुलम, और डी पे कितना है -5 माइक्रोकुलम। ठीक है, लोकेटेड कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इसकी साइड आपको दे दी 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन 1 माइक्रोकुलम प्लेस्ड एट सेंटर। तो इसका जो सेंटर है, ये इस सेंटर पे भी एक चार्ज रखा है जो कि कितना है 1 माइक्रोकुलम। अब ये आपसे कह रहे हैं बच्चों कि ये जो 1 माइक्रोकुलम हमने यहाँ पे रखा है, इस पे फोर्स बताओ, इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात इतनी सी है कि अगर यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये डायगोनल हो गए। अब डायगोनल के बाद में हम इस पे फोर्सेस की पहले डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बना लेते हैं। तो देखो ये 2 माइक्रोकुलम इस 1 माइक्रोकुलम को रिपेल करेगा। क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। तो ये बच्चों इसको रिपेल करेगा इधर। तो फिर उधर वाला जो 2 माइक्रोकुलम है वो भी इसको इधर रिपेल करेगा। देखो ये 2 माइक्रोकुलम इस 1 पे जितना फोर्स लगाएगा, ये 2 माइक्रोकुलम भी इस 1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। उसके पीछे का कारण, तो फोर्स का फॉर्मूला जो है, जो भी हम फोर्स लिखते हैं उसके लिए हम लिखते हैं के Q1 इंटू Q2 टर्म डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो Q1 इंटू Q2 टर्म अगर आप देखो तो यहाँ सेम है, 2 माइक्रोकुलम इंटू 1, यहाँ भी 2 इंटू 1 है। तो एक तो ये टर्म यहाँ पे सेम है। दूसरा होता है डिस्टेंस। इस 1 माइक्रोकुलम की जो डिस्टेंस इस वाले कॉर्नर से हैं वही डिस्टेंस इससे हैं। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे r बोल दूँ, तो ये r है तो ये भी r है। स्क्वायर के अंदर सेंटर से चारों कॉर्नर्स की डिस्टेंस सेम ही रहती है। अगर नहीं होती तो फिर निकाल भी लेते। अभी इसमें आप देखोगे कि बिना कैलकुलेशन करे भी आपके काम हो जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल, आप इस वाले चार्ज, इस वाले 2 माइक्रोकुलम को q बोल दो, और इस वाले, तो फिर ये वाला भी q हो गया। और ये जो -5 है इसको आप q डेज बोल दो, तो ये वाला -5 भी q डेज हो गया। तो सेंटर पे जो रखा है उसको आप बोल सकते हो कैपिटल Q बोल दो। तो अभी जो हमने फोर्सेस लिखा, एक ही वजह से जो फोर्स लगेगा बच्चों, एक ही वजह से जितना फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूँ बच्चों मैं, डायरेक्शन तो अलग अलग आ रही है, अपोजिट है बिल्कुल। तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ए जितना लगाएगा उसके सामने वाला सी बी पे इतना लगाएगा, और वो कितना लगेगा के। ए पे कितना चार्ज है Q, और सेंटर वाला कितना है कैपिटल Q, और बीच का डिस्टेंस हमने R मान लिया, तो इतना ही लगाएगा। तो ये जो फोर्सेज है, जब ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं इस फोर्स को F नाम दे रहा हूँ। तो ये वाला फोर्स भी F है और ये वाला फोर्स भी F है। अब फिर अगला कौन होगा, तो अगला पेयर देखते हैं। तो उस पेयर में आते हैं ये दोनों। तो ये जो है
यहाँ पे ये वाले फोर, ये दोनों भी फिर -5 भी सेम लगाएंगे, तो इसको एफ डैश बोल देते हैं। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे अब मैं अगर बात करूँ तो इसमें ये तो हमने किसकी वजह से लिखा है, ए और सी की वजह से। अब बी और डी भी उतना ही लगाएंगे, आपस सेम मैग्नीट्यूड का लगाएंगे। बी जितना लगाएगा डी भी उतना ही लगाएगा, और वो कितना लगाएगा, के क्यू डैश इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं एफ डैश, तो ये एफ डैश लगाएगा। अब देखो बच्चों, अभी तक मैंने बिल्कुल भी इसकी कैलकुलेशन नहीं करी है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये कुछ क्वेश्चन होते हैं हालांकि कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पर कुछ क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के हो जाते हैं। जैसे कैसे, देखो बच्चों, दो लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर है ना, अगर ये दो लाइनें ऐसे परपेंडिकुलर है, बिल्कुल 90 डिग्री पर है, तो आप एक का नाम एक्स एक्सिस और एक का वाई एक्सिस रख सकते हो, किसी का भी एक्स वाई या एक्स जेड ऐसे नाम रख सकते हो। अब ये लाइनें अगर ऐसे भी होगी ना किसी एंगल पे भी, तब लेकिन इनके बीच में अगर एंगल 90 है ना, तो आप एक्स और वाई नाम रख सकते हो। तो वही काम बस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो स्क्वायर है इसकी जो ये वाली जैसे डायगोनल है, तो स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात अपने को पता है। तो जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो हम फ़ायदा उठाएं इस बात का। क्या फ़ायदा उठाना है हमें, कि भैया जब ये परपेंडिकुलर होते हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो मैं इसको एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ और इसको वाई एक्सिस बोल रहा हूँ, और x में अगर ये प्लस एक्स है तो मैं इसको आई के बोल रहा हूँ। तो इधर माइनस एक्स हो जाएगी माइनस आई कैप, तो इधर ये जे हो जाएगी तो ये माइनस जे हो जाएगी। तो ये वाला जो f है ये हो जाएगा आई में, और ये वाला f हो जाएगा माइनस आई में। ये वाला f डैश हो जाएगा जे में, और ये f डैश हो जाएगा माइनस जे में। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर अपने को नेट फोर्स लिखना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि नेट एफ नेट ऑन कैपिटल क्यू वाले पे लिखना है। तो जो भी फोर्स लगा रहे हैं, जैसे ए वाला, जो बी वाला लगा रहा है, जो सी वाला लगा रहा है और जो डी वाला लगा रहा है, उनका वेक्टर एडिशन कर दो। तो वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम तब लगाते जब हमें मैग्नीट्यूड पता होता और बीच का एंगल। अगर आपने वेक्टर को, अगर आपने फोर्सेस को आई जे में लिख दिया है, जैसे इसको लिख दिया आपने मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, तो अगर आपने उनको आई जे के टर्म्स में लिख दिया तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो ए कितना लगा रहा है, तो ए लगा रहा है एफ उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब ये वाला। और देखो बिना वैल्यू के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं इसको, एफ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन आई कैप है। अच्छा बी कितना लगा रहा है, एफ डैश लगा रहा है, और बी तो अट्रैक्ट कर रहा है इसको, तो ये है एफ बी, बी वाला तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो किधर लगा रहा है, माइनस जे में, तो एफ डैश लग रहा है माइनस जे में। सी किधर लगा रहा है, सी तो ये धक्का मार रहा है, ये सी का फोर्स है। तो ये हो गया बच्चों एफ ही है, लेकिन ये किधर है, माइनस आई में। और डी कितना लगा रहा है, वो एफ डैश लगा रहा है, लेकिन किधर लगा रहा है, प्लस जे में। ऐसे हम लिख देंगे। तो पहले ये आई आई वाले ऐड होते हैं कंपोनेंट, तो यहाँ से मैंने क्या किया, आई कैप कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा प्लस का एफ और यहाँ बचा ये माइनस इंटू प्लस, माइनस का एफ। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे हमने जे कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा माइनस का एफ डैश और यहाँ बचा प्लस का एफ डैश, तो ये 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप आ गया। तो ये एक तरीके से जीरो वेक्टर है, ये 0 न्यूटन फोर्स आ गया। तो कहने का मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को काट रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसलिए नेट फोर्स 0 बन रहा है। तो इस तरह से विदाउट एनी कैलकुलेशन की भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप, हाँ अगर बच्चों इसमें ऐसा होता कि जैसे सपोज करो कि ये वाले जो चार्जेज है ये वाला सेम नहीं होता, ये सेम नहीं होते, या डिस्टेंस कुछ अलग होता, तो फिर हमें कैलकुलेशन डेफिनेटली करनी पड़ती, पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ता, या फिर कंपोनेंट करके भी लिखते, लेकिन अल्टीमेटली कैलकुलेशन करनी पड़ती। यहाँ कैलकुलेशन इसलिए नहीं करनी पड़ रही है क्योंकि ये फोर्सेज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये दोनों और ये दोनों एक ऐसे कैंसिल आउट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं सेंटर वाले पे, और इधर ये और ये दोनों भी इक्वल अपोजिट लगा रहे हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के भी, मतलब सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में सिंबल्स के थ्रू भी हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। इसमें हमें इनकी जो इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, बिना उसके ही हमने इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन हाँ आपको सिंबल्स के तो नाम रखने पड़ेंगे कि लेट हम लोग जो है वो, ये तो आपको बताना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
हमने सपोज़ किया ऐसा कि ये बात हमें बतानी पड़ेगी बच्चों कि हमने कुछ ऐसा सपोज़ किया है कि जो 2 माइक्रोकूलम है इसको हमने क्यू बोला है, ये जो 2 माइक्रोकूलम है इसको हमने क्यू बोला है, -5 को क्यू डेस बोला है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस आर लिया है। तो आपको ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, फिर आप सिंबॉलिक फॉर्म में ये चीज़ें यूज कर पाओगे कि भैया ये दोनों सेम फोर्स लगा रहे तो हमने उसको एफ बोल दिया है, ये दोनों भी ऐसे सेम लगा रहे हैं तो उसको हमने एफ डैश, ये दोनों भी सेम लगा रहे हैं तो हमने उसको एफ डैश बोल दिया है। और फिर आपने सिंपल ये लिखा और यहाँ से आपका काम स्टार्ट है। यहाँ से बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। फिर यहाँ पे आपको लॉजिक दे सकते हो, यहाँ लिख सकते हो आपने ऐसा क्यों किया है, तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के अंदर शायद 5-6 नंबर पे ये क्वेश्चन है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो अभी इतना ही इस लेक्चर में हम करेंगे, बाकी ये क्वेश्चन हम फिर अगेन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपको कुछ चेंज चाहिए इसके अंदर कि सर आप थोड़ा ये ऐसे हो, थोड़ा इस तरह से, तो कुछ चेंज चाहिए तो कमेंट भी करके बताओ। अच्छा लगा तो भी कमेंट करो, मोटिवेशन तो मिलना चाहिए यार। तो थैंक यू अगेन बच्चों, आप अच्छे से तैयारी करते रहो।